नमस्ते। चलिए आज पैसे की दुनिया के कुछ बड़े राज खुलते हैं। इसकी शुरुआत ना एक ऐसे सवाल से होती है जो हम सब ने कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा। यार, हमारी मेहनत की कमाई आखिर जाती कहाँ है? ये कहानी तो सुनी सुनी सी लगती है ना। सोचिए, पूरे महीने मेहनत करके $2000 कमाए, पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुए सिर्फ $1456। तो बाकी का पैसा गया कहाँ? यहीं से हमारी खोज शुरू होती है, और इसका पहला पड़ाव है टैक्स। अच्छा, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, किसी की भी सैलरी ना सीधे हाथ में आने से पहले दो जगहों से गुजरती है। पहला है टैक्स सिस्टम और दूसरा है बैंक। चलिए इन दोनों को ही समझते हैं। और इस बात में ना काफी गहराई है। देखिए, टैक्स वही पैसा है जिससे हमारे चारों तरफ की दुनिया चलती है। सड़कें बनती हैं, स्कूल चलते हैं और बाकी जो भी जरूरी सरकारी सर्विसेज हैं वो काम करती हैं। एक तरह से ये उस समाज का हिस्सा होने की कीमत है जिसमें हम सब रहते हैं। हमारी कमाई का एक हिस्सा ना कई अदृश्य ताकतें ले जाती हैं। जैसे जब पैसा कमाया तो इनकम टैक्स कट गया, जब कुछ खरीदने गए तो सेल्स टैक्स लग गया, अगर कहीं इन्वेस्ट करके फायदा हुआ तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ा। और फिर सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे टैक्स भी हैं जो हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए होते हैं। मतलब एक तरह की जबरदस्ती की बचत और हेल्थ इंश्योरेंस। और पता है मजेदार बात क्या है? सरकार को पहले से ही मालूम होता है कि किसे कितना टैक्स देना है। फिर भी जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम खुद पूरा हिसाब किताब लगाकर उसे फाइल करें। हिसाब सही निकला तो ठीक, वरना गड़बड़ होने पर परेशानी तो होती ही है। तो टैक्स कटने के बाद पैसा पहुंचता है बैंक में। पर क्या वो पैसा किसी बड़ी सी तिजोरी में बंद करके रख दिया जाता है? असल में नहीं। बैंक एक ऐसे सिस्टम पर काम करते हैं जिसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे जमा किए हुए ज्यादातर पैसे को किसी और को लोन पर दे देते हैं। तो सवाल ये है कि हम बैंकों पर भरोसा करते ही क्यों हैं जब वो हमारा सारा पैसा अपने पास रखते ही नहीं? खैर, इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला, सुविधा। मतलब कैश लेकर घूमने से तो कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट करना कहीं ज्यादा आसान और सेफ है। दूसरा है ब्याज। बैंक हमारा पैसा रखने के लिए हमें थोड़ा ब्याज भी तो देते हैं। और सबसे जरूरी, सुरक्षा। ज्यादातर देशों में ना सरकार एक लिमिट तक जमा पैसे की गारंटी लेती है, ताकि अगर बैंक डूब भी जाए तो हमारा पैसा सेफ रहे। चलिए अब बात करते हैं उस ताकत की जो फाइनेंस की पूरी दुनिया का इंजन है। एक ऐसी चीज जो कर्ज और दौलत दोनों को चलाती है, और वो है इंटरेस्ट यानी ब्याज। ब्याज को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे पैसे का किराया समझ लेना। सोचिए, जब कोई पैसा उधार लेता है तो वो उसे इस्तेमाल करने का किराया चुकाता है ना? और जब कोई पैसा बचाता है तो बैंक उसे अपने पास रखने का किराया देता है। सिंपल, ये उधार लेने की कीमत है और बचत करने का इनाम। देखिए, ब्याज चुकाना ना एक आग की तरह है जो धीरे धीरे पैसे को जलाकर खत्म कर देती है। ये एक छोटे से कर्ज को भी एक बहुत बड़े बोझ में बदल सकती है। वहीं दूसरी तरफ ब्याज कमाना, ये एक ऐसे एम्प्लॉय को रखने जैसा है जो 24 घंटे काम करता है, बिना रुके और चुपचाप आपके पैसे को बढ़ाता रहता है। तो कोई ब्याज के किस तरफ खड़ा है, मतलब ब्याज चुका रहा है या कमा रहा है, ये अक्सर एक 3 अंकों का नंबर तय करता है। ये रेंज है क्रेडिट स्कोर की। तो ये खुफिया सा एल्गोरिदम आखिर काम कैसे करता है? देखिए, सबसे जरूरी चीज होती है पेमेंट हिस्ट्री। मतलब क्या बिल्स टाइम पर चुकाए जाते हैं। फिर देखा जाता है कि जितनी क्रेडिट लिमिट मिली है उसका कितना हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, अकाउंट्स कितने पुराने हैं और कितने अलग अलग तरह के लोन और कार्ड्स हैं। और ये कहावत ना क्रेडिट स्कोर पर एकदम सटीक बैठती है। इसे नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों पर सीधा असर डालता है, जैसे कि घर खरीदना हो या कार के लिए लोन लेना हो। तो अभी तक हमने पैसे को बचाने और मैनेज करने की बात की। अब बात करते हैं इसे एक्टिवली बढ़ाने की। मतलब अब हम ये सीखेंगे कि पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाता है, और इसका रास्ता है निवेश। इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा देना। बस यही वो सबसे ताकतवर तरीका है जिससे महंगाई को हराया जा सकता है और लंबे समय में दौलत बनाई जा सकती है। इन्वेस्ट करने के ना कई रास्ते हैं। स्टॉक्स मतलब कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदना, बॉन्ड्स यानी सरकार या कंपनियों को पैसा उधार देना, फंड्स जो कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स की एक पूरी टोकरी की तरह होते हैं, और हाँ, रियल एस्टेट भी। ओके, तो अब आते हैं फाइनेंस के सबसे पावरफुल चीट कोड पर।
चलिए बस एक पल के लिए मान लेते हैं कि शुरुआत सिर्फ $100 से की गई है। अब इस फिनेंशियल जादू के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है समय। और इस जादू का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर ब्याज। ये तब होता है जब सिर्फ आपके असली पैसे पर ही नहीं बल्कि उस पर कमाए गए ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। और इसी कमाल की ताकत की वजह से 40 सालों में 7% के सालाना रिटर्न के साथ वो $100 $1,900 से भी ज्यादा बन सकते हैं। अच्छा, अब जरा उन बड़ी आर्थिक ताकतों पर भी एक नजर डालते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल तो नहीं है, पर जो हमारी फाइनेंशियल जर्नी पर बहुत गहरा असर डालती हैं। महंगाई को अगर एकदम सिंपल शब्दों में समझे ना, तो ये पैसे की खरीदने की ताकत में धीरे धीरे आने वाली कमी है। मतलब 100 रुपए का नोट तो आज भी 100 रुपए का ही है, लेकिन अब वो पहले से कम सामान खरीद सकता है। और रिसेशन यानी मंदी क्या है? इसे इकोनॉमी के लिए एक रीसेट बटन की तरह समझिए। जब कम से कम 6 महीने तक इकोनॉमी में लगातार गिरावट आती रहती है तो उसे मंदी कहते हैं। ये आर्थिक उतार चढ़ाव का एक जरूरी लेकिन हाँ काफी मुश्किल हिस्सा है। और आखिर में ये सब हमें पैसे के असली नेचर तक ले आता है। पैसा असल में सिर्फ एक सोशल अग्रीमेंट है, एक सामाजिक समझौता जो हम सबके एक दूसरे पर विश्वास पर टिका है। एक कागज के नोट की कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि उसकी कीमत है। तो आखिर में बस इतना याद रखना जरूरी है कि दौलत रातों रात नहीं बनती, इससे बनने में दशक लगते हैं। अब असली सवाल ये है कि इन दशकों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।